देखो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो इफेक्ट्स थे उनमें नेक्स्ट है ड्यू टू रोटेशन या इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ऑन जी देखो बच्चों ध्यान से सुनिए इसके बारे में भी, पहले समझना है फिर लिख लो। ये है अपनी धरती, ये इक्वेटोरियल रेडियस है, ये पोलर रेडियस है और ये है सेंटर। बड़े ध्यान से सुनना है, मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूँ। और मान लो आप किसी इस पॉइंट पे हो, ना तो इक्वेटर पे ना पोल पे, जनरली किसी पॉइंट पे हो, सेंटर के साथ इसको मिला दो तो ये एंगल लैम्डा से दर्शा सकते हो, थीटा से दर्शा सकते हो। एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। लैम्डा कह सकते हो, हम थीटा भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह दो इसको, मान लो थीटा है, यहां पे है तो अर्थ क्या कर रही होती है? अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो है ना, वो जिस सर्कल में घूम रहा होगा वो सर्कल कुछ ऐसा है, ये उसका सर्कुलर पाथ है, अर्थात उसकी रेडियस ये है। अगर इसको हम सेंटर मानते हैं तो ये रेडियस स्मॉल r नाम दे दिया, और ये जो अर्थ की ओरिजिनल रेडियस है, ग्रीन वाली जो लाइन है, ये है कैपिटल R, और यहां पे वो घूमने लग रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर। रोटेट कर रहा है तो उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है। यहां तक की बात क्लियर हुई है? सुनो जरा अगली बात। अब अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो उसको सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। क्या लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। वो जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की तरफ होना चाहिए, तो कोई ऐसा फोर्स होगा जो ये प्रोवाइड करवा रहा होगा, ना तो बाहर की साइड जाके देता हो। और एक बात और जानते हो, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या एक्ट करता है? mg ना? अरे हाँ या ना? अर्थ के सेंटर की तरफ क्या एक्ट करता है? mg। तो इस पार्टिकल पे दो फोर्स होंगे, एक फोर्स तो mg, अगर हम धरती की किसी भी जगह पे खड़े हैं तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या एक्सर्ट करता है? हम पे वेट, mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये रोटेट कर रही है तो ये पार्टिकल जो है जिस सर्कल में घूम रहा है, इस पे क्या लग रहा होगा? m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। यहां तक सहमत है? अब अगली बात सुनो, अगर मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ा देता हूं, इसका चित्र ही ज्यादा जरूरी होता है बाद में परिणाम। ये एंगल थीटा है तो शायद हर बच्चा सहमत होगा ये एंगल भी थीटा बनेगा। दिस थीटा देन दिस आल्सो थीटा। व्हाई? दिस इज ये रेड और ये व्हाइट वाली लाइन क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये थीटा है तो शायद हर बच्चा ये भी सहमत होगा ये भी थीटा होगा। या यहां से भी कह सकते थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस m ओमेगा स्क्वायर इनटू r को अगर मैं रिजोल्व करूं तो यहां आया m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और यहां इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। अब एक बात पे ध्यान देना, अपनी अर्थ घूम रही है तो जो पार्टिकल अब यहां पे है ना एट प्रेजेंट दिस पोजीशन, उसका अपरेंट वेट देख लो। क्या देख लो? उसका अपरेंट वेट। अपरेंट वेट मतलब एम जी डैश, जी की बजाय क्या वर्ड यूज कर लिया? एम जी डैश। ये थोड़ा दिखाई कम देगा तो हम बदल देते हैं। एम जी डैश, सेंटर की तरफ क्या है? एम जी। अब ये क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। एम कॉमन आके कैंसिल हुआ तो जी डैश कितना आया? जी माइनस एम, एम तो गया, ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। तो जरा एक बात बताओ, क्या रोटेशन से ग्रेविटी की वैल्यू पे फर्क पड़ा? पड़ा। अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती तो ये टर्म होनी ही नहीं थी। विदाउट रोटेशन जी डैश कितना आना था? जी। बट अब रोटेशन है तो इतना कम हो गया ना। कितना कम हो गया?
ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। अरे समझ आई है बात? अगली बात और सुनियो जरा, अगर आप पोल पे हो ना तो बच्चों पोल पे ये एंगल, पोल का मतलब आप यहां से चलते 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 ही मूव, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एट पोल थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 तो कोस 90 0, कोस 90 0, तो जी डैश किसके बराबर आया? जी। अर्थात रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यूं कह दूं धरती अब घूमना बंद कर देना तो पोल पे अब भी ग्रेविटी कितनी रहेगी? जी के बराबर ही रहेगी। कितने के बराबर रहेगी? जी के बराबर। अगर यही बात हम करते पोल की बजाय इक्वेटर के लिए, किसके लिए? इक्वेटर के लिए, तो सुनो जरा, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा, अरे भाई इक्वेटर का मतलब यहां हो आप, और यहां हो तो ये जो लाइन है ये इसके साथ ही आ जाती, इसके साथ आ जाती तो एंगल होता 0, और 0 कोस 0 1, तो जी डैश कितना आता? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। समझे हो? यस सर। तो ये हो जाती कंडीशन, इक्वेटर पे ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। एक और छोटी सी बात सुन लो, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन और सुन लो, क्योंकि वहां तो अर्थ की रेडियस दी मिलेगी। किसकी रेडियस दी मिलेगी? अर्थ की। तो भाई ये त्रिभुज उठा लो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं चित्र को। ए थोड़ी सी इंक अलग लें, तो ये ट्रायंगल पे ध्यान देना, दिस, ये साइड है स्मॉल आर, ये साइड है कैपिटल आर। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज का पता है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होगा, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा? आर कोस थीटा। तो आप हर जगह पे जहां जहां आर था स्मॉल आर, उसकी जगह पे क्या लिख सकते थे? कैपिटल आर कोस थीटा। मतलब आप यहां पे लिख सकते थे जी डैश, इक्वेटर की बात चल रही है, क्या आता? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह क्या आता? आर कोस थीटा। यहां पुट करते तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता वहां पे? आर कोस स्क्वायर थीटा। तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर है, तो भी फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कई 2 ऑप्शन दे रखे और उसमें फिर गलत करा हो ना, एक सिंगल ही था। तो जी डैश क्या होता? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह कैपिटल आर कोस थीटा, तो कैपिटल आर एक कोस थीटा पहले से था, तो कोस स्क्वायर थीटा। अरे समझ आई क्या बात? एक बात और एक बात क्या है, ये गलत लिखा है। क्यों लिखा है गलत? गलत तो नहीं है। अब वही आर की जगह कैपिटल आर रख दिया कोस थीटा, इक्वेटर पे थीटा कितना? 0, कोस 0 फिर से क्या है? 1। क्योंकि इक्वेटर पे अगर घूम रहा है ना, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर ही होंगे। अरे इक्वेटर आप यहां से भी तो देख सकते हो, आर इक्वल्स टू क्या है? आर कोस थीटा। इक्वेटर पे थीटा कितना? 0, कोस 0 कितना? 1, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाता? आर। तो यहां पे तो अब भी फार्मूला ऐसे ही रहेगा, इस आर की जगह आर कोस थीटा भी रख देते, तो थीटा क्या था? 0। तो वहां ये आना, ये बदलाव समझ आना चाहिए इस फॉर्मूले। उम्मीद करूं कि समझ आया है। अगली बात सुनो एक बार फिर लिखना। अगली बात क्या है कि भाई अगर वो बोल दे कि हमें वेटलेस होना है, अभी बताया ना रोटेशन से ग्रेविटी कम होती है, तो बोले क्या होना है हमें? वेटलेस। तो वेटलेसनेस मतलब जी डैश 0 हो जाए, जी डैश क्या हो जाए? 0। तो बताइए अर्थ कितनी स्पीड से घूमे, ओमेगा कितना हो, या अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो जाए कि इक्वेटर पे वेटलेसनेस आ जाए। इक्वेटर पे क्या आ जाए? वेटलेसनेस एट इक्वेटर। जनरली भी देख ले, किसी पॉइंट पे कर गए तो क्या करें? इक्वेटर पे वेटलेसनेस आ जाए,
कंडीशन फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर। तो वेटलेसनेस होने का मतलब जी डैश क्या होगा, जीरो। और भाई जी डैश जीरो का मतलब जी और ओमेगा स्क्वायर आर बराबर है, अरे तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब जी बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहां से ओमेगा निकालोगे तो अंडर रूट ए जी बाई आर। अगर अर्थ इतनी स्पीड से घूमना शुरू कर देना तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस फील करोगे। क्या फील करोगे, वेटलेसनेस। और ये g और इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.237 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 1.237 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ओमेगा है तो रेडियन पर सेकेंड। आपसे टाइम पीरियड पूछ लेता कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रखो तो 2 पाई, बाई में है तो अंडर रूट आर बाई जी हो जाएगा। 2 का पता, पाई का पता, अर्थ की रेडियस का पता, जी की वैल्यू का पता, सारे पते पुट करोगे तो ये आएगा 84.6 मिनट। 84.6 मिनट या फिर 1.4 आवर्स। दिस इज कंडीशन फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर। उम्मीद करता हूं कि पूरा रोटेशन का बात आपको समझ आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, जूम कर दो, थोड़ा जूम कर दो। ये तो और भी जूम करे, ये तो वो दूसरा लिखना था, वो फिर पहुंच जाएगा, वहां भी पहुंच जाएगा। पहले ये लिख लो। अगर मैं इसको करूंगा तो पोज हो जाएगा क्या, इस पोज नहीं होना चाहिए, पोज होगा ही नहीं। आप बाद में ऐड कर लेना, तो ट्राई करके देखो। हाँ, होगा। इसका फोटो खींचिए, ऐड कर लेना बाद में सर। इसी में ऐड भी हो जाएगी। यस सर। दोनों को बाद में ऐड कर लेना, वर्ड्स दो बाद में। ये उसमें लिखो, पता होगा उसे। तुम लोग फटाफट लिख के लो। कर लो भाई, नोट कर लो। पूरी में एडिट करके टाइम काट देना सर। भाई तो लिख के लेना। चले भैया साइड वाला पूरा कर दो, सही। सुनील जी अपने भी लिख लो, इस साल करनी है +1 रिलेस से आवाज। सब एक्सपीरियंस करना था कि कैसे शिवम तू भी लिख ले, जरूर थोड़ी ना हरियाणा पुलिस 10वीं बेस पे लागेगा। आजकल पेपर में बड़े भारी भारी सवाल आए हैं। कांस्टेबल तो उसने हरियाणा पुलिस से क्या है शाबाशी दे दी। आगे बढ़े भाई। रुको सर, इस तरह
उतार लिया जिन बच्चों ने इतने दिनों बाद हथियार उठाए हैं बहुत स्लो हाथ चल रहे हैं उनके। नहीं सर डेली बढ़ता है। पता गेम टूट गया बाद में लिखिए बाकी जो रह गया बहुत समय लगा दिया। नाउ द टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड। सब ध्यान से सुनियो भाई, क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड? सुनो जरा ध्यान से। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दो टॉपिक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट से हैं। देखो क्या पाया गया कि मान लो ये कोई बॉडी है m मास है, इसके आसपास एक दूसरी बॉडी ले आया स्मॉल m, तो ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, ये बॉडी इस पे क्या लगा रही थी? फोर्स। जबकि इसके पास भी नहीं है, दूर रखी है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी क्या लगा रही है? फोर्स। व्हाट इज दिस? इसको हम अगर अंग्रेजी में कहें तो दिस इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक्शन एट ए डिस्टेंस, कि किसी डिस्टेंस पे और फिर भी एक्शन हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? एक्शन। तो उन्होंने कहा भाई इस कंसेप्ट को अगर हमें समझना है तो डेफिनेटली एक ऐसा मतलब यूं हम ये कह सकते हैं कि रियल सिचुएशन है, बट उस रियल सिचुएशन को एक वर्चुअल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन क्या है? ये बॉडी है, इसके आसपास कोई दूसरा मास लेके आओगे तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। इसके कांटेक्ट में नहीं है, दूर रखी है, मतलब एक्शन एट ए डिस्टेंस। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? ग्रेविटेशनल फील्ड लेके आए। क्या लेके आए? ग्रेविटेशनल फील्ड। उनका भाई डेफिनेटली हर एक बॉडी के सामने, हर एक बॉडी के आसपास एक रीजन होता है जिसमें वो अपना एक्शन कर रही होती है। उस रीजन की अपनी खुद की एनर्जी है, उस रीजन की अपनी खुद की मोमेंटम है। उस रीजन में कोई दूसरा मास लेके आओगे तो उस पे वो रीजन में रखते ही फोर्स लगेगा। उस फोर्स की कुछ इंटेंसिटी है और उस फोर्स की कुछ डायरेक्शन है। कई बातें होगी, एक बार फिर दोहराता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ एक ऐसी जगह है जिस जगह में कोई बॉडी लेके आओ तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। उस रीजन में उस बॉडी की वजह से कोई एक ऐसी क्वांटिटी है, कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या कर रहा है? एक्शन एट ए डिस्टेंस। बॉडी यहां है, एक्शन यहां होने लग रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो है ना यहां। और वो जो कुछ है उसका नाम क्या रखा गया? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फील्ड की अपनी खुद की इंटेंसिटी है, उसकी अपनी खुद की एनर्जी है, उसकी खुद की इंटेंसिटी है, उसकी खुद की डायरेक्शन है। अरे समझे वो बात को? इंटेंसिटी है, डायरेक्शन है, एग्जिस्टेंस है, एनर्जी है, मोमेंटम है, और उसका नाम क्या रखा है? उसका क्या नाम है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बोले भाई अब हम दो बातों की बात करते हैं। फोर्स कितना लगेगा किसी मास को लेके आओगे तो? वो इंटेंसिटी कितनी और उसकी डायरेक्शन कितनी है? इंटेंसिटी, डायरेक्शन। कोई मास उस जगह में आया तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? क्लियर है बात? समझते हैं? कंसेप्ट समझ आ गया है क्या? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन विद स्पेस अराउंड ए मास इन व्हिच इट कैन एक्सर्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अनदर बॉडी व्हेन टेकन इनटू दिस फील्ड। ठीक है? स्लो मोशन में क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड जगह है, स्पेस है, जिसमें कोई दूसरी बॉडी आए तो वो गिवन बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? उसके ऊपर फोर्स। क्या है इस ग्रेविटेशनल फील्ड के पास? अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है, अपनी खुद की एनर्जी है, अपनी खुद की इंटेंसिटी है, अपनी खुद की डायरेक्शन है। अरे क्लियर है? एनर्जी, मोमेंटम, डायरेक्शन, इंटेंसिटी। और उसमें कोई भी आएगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। दैट रीजन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अंग्रेजी में लिखवाने की जरूरत तो नहीं होगी, सारी बात याद कर लेगा। इसकी खुद की क्या है? एग्जिस्टेंस है। इसकी खुद की क्या है? इंटेंसिटी है। इसकी खुद की क्या है? एनर्जी है। इसकी खुद की क्या है? मोमेंटम है। इसकी खुद की क्या है? डायरेक्शन है। खुद की एग्जिस्टेंस है, खुद की इंटेंसिटी है, खुद की एनर्जी है, खुद की मोमेंटम है, खुद की डायरेक्शन है। और कितने के बराबर है वो इंटेंसिटी? कुछ जगह ई से दर्शा सकते हो या इसको आई से भी दर्शा सकते हो। ई और आई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या है ये? इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ।
दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास। इस मास को भाग में रखना है और दोनों के बीच का फोर्स I इक्वल्स टू F बाई M। और याद करो फोर्स बाय मास तो क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था। इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू G। अरे भाई मान लो अंजलि इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो इन दोनों के बीच का न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना आएगा? F इज इक्वल टू G M1 M2 और बाय में R स्क्वायर। और I निकालो तो किसी का I क्या आएगा? फोर्स बाय M से M कट गया, क्या आया? GM बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला तो कई बार सुना होगा, GM बाय R स्क्वायर तो स्मॉल g का फार्मूला होता था। इसका फार्मूला होता था जोर में स्मॉल g का। इसका मतलब I और G बराबर। तो भाई याद रखियो I एंड G are two different physical quantities have same magnitude and direction at a point। I और G दो अलग क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम। I एंड G आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज having same magnitude and direction। दो अलग क्वांटिटी है जिनका सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द गिवन मास। इस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन मोनिका क्या होगी? टुवर्ड्स द मास। क्या होगी? टुवर्ड्स द मास। मान लो उसका ये मास है, ये पॉइंट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर की साइड होगा कि नीचे की साइड? वेरी गुड, ऊपर की साइड पे आएगा। क्या होगा? ऊपर की साइड। समझे क्यों? टुवर्ड्स द मास। किसकी तरफ? मास की तरफ। और मास कहां था इस पॉइंट के लिए? ऊपर। शिवम जी बताएंगे। यहां है पॉइंट, तो लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट है? सोच, जल्दी बता दे, फाइनल कर दे। लेफ्ट, वेरी गुड। तो शायद सब सहमत होंगे। क्या होगा? टुवर्ड्स द मास। अजय बताएगा। यहां है पॉइंट, लेफ्ट के राइट, ये निकल गया। ये है मास, टुवर्ड्स द मास। मैंने इसलिए बोल दिया। ये साइंस की तरफ से थे बच्चे। मैंने इसलिए बोल दिया। लेफ्ट ये इस बच्चों क्लियर है सबको? अरे समझे हो, जागते रहा करो। अब कुछ फार्मूले हैं भाई, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से, तो ये लिख लिया है सारा। आगे बढ़ो तो। बहुत होशियार हो तुम लोग। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट मास की वजह से, उसके बाद एक ओलोस्फीयर की वजह से, उसके बाद एक सॉलिड स्फीयर की वजह से। ये तीन तो देखो ध्यान रखने ही है। ये पॉइंट मास यम, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। यहां अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी हो तो I इक्वल्स टू, वैसे अभी निकाल के भी आए थे, GM बाय R स्क्वायर। एक ओलोस्फीयर है, इस ओलोस्फीयर की रेडियस है R, इसका मास है M। पहले मान लिया पॉइंट आउटसाइड है, तो पहली बात इसको स्मॉल r डिस्टेंस बोल देते हैं, सेंटर से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस। जब r ज्यादा हो कैपिटल R से, तो उस दौरान ये स्फीयर पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट मास की तरह। अर्थात I इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर। I इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर। अगर ये पॉइंट सरफेस पे होता, R इक्वल्स टू क्या हो? कैपिटल R। R इक्वल्स टू क्या हो? कैपिटल R।
तो इन दैट सिचुएशन I इक्वल्स टू GM बाय कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही पॉइंट आपका इनसाइड में हो, तीसरी बात, जब R लेस देन हो R से, तो ऐसी सिचुएशन में I आ जाएगा 0। ओलो है तो ओलो स्फीयर लिखा मिल जाए या स्फेरिकल सेल लिखा मिल जाए, तो I इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर, I इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर, I इक्वल्स टू GM बाय R। अगर ये होता सॉलिड स्फीयर और आप आउटसाइड की बात कर रहे होते, तो मैंने बताया आउटसाइड पॉइंट के लिए वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, तो GM बाय R स्क्वायर। अगर वो सरफेस की बात करता तो I इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर। अब की बार अगर वो इनसाइड की बात करता तो GMR बाय R क्यूब, ये आपका फार्मूला होता। मतलब देखो तीनों बातों को एक बार और समझना, जरा ध्यान दियो। अगर एक पॉइंट मास की तरह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस की बात करते हो, तो वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब आपका ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ क्या आएगा? ऐसा। और अगर आप बात करते हो ओलो स्फीयर, तो ओलो स्फीयर में वेरिएशन क्या है? जब तक आप इनसाइड में हो, आपकी डिस्टेंस R तक नहीं पहुंच जाती, R इक्वल्स टू R नहीं होती, तब तक तो है 0। तब तक तो क्या है? 0। सरफेस पे है मैक्सिमम, उसके बाद R स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनसाइड में तो I 0 के बराबर, सरफेस पे I मैक्सिमम है, और आउटसाइड I R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉलिड स्फीयर में ध्यान दो तो इनसाइड में I R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड में I R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब R बढ़ता जाएगा तो I भी बढ़ता जाएगा, सरफेस पे जाके हो जाएगा I मैक्सिमम, और उसके बाद I R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R स्क्वायर के इनवर्सली, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पे मैक्सिमम। ये वो जगह थी जब R के बराबर हो गया था। ये आपका I है और ये सेंटर से डिस्टेंस है। ये ग्राफ वेरिएशन शो कर रहा है I वर्सेस R, I वर्सेस R और I वर्सेस R फॉर ए पॉइंट मास, फॉर ए होलो स्फीयर, एंड दिस इज फॉर ए सॉलिड स्फीयर। क्या उम्मीद करूं कि याद रखोगे? अगर थोड़ा सा और दिमाग पे दबाव दे कि आप एक फार्मूला और अगर याद कर सकते हो, तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला अगर चाहो तो आप याद कर लेना। एक रिंग की एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, ये आपकी रिंग रखी है जिसकी रेडियस R है, मास M है, और सेंटर से R डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस है। यहां पे आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लिया जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है GMR डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें दो रिजल्ट याद रख लेना कि कितना R लेके चले कि I मैक्सिमम हो जाए, तो R बाय रूट 2 पे होता है। जब R बाय रूट 2 के बराबर हो, देन I बिकम्स मैक्सिमम। तब जो I है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम पाया गया था, और मैक्सिमम की वैल्यू भी अगर यहां पुट करो तो R की जगह पे ऊपर और नीचे R बाय रूट 2 रख देना। R की जगह पे क्या रख देना? R बाय रूट 2। वो जब सोल्व करोगे आएगा तो 2/3 रूट 3 GMR स्क्वायर, ये इसकी I की मैक्सिमम वैल्यू आती है। दूसरा रिजल्ट याद रख लेना सेंटर का, मतलब जब R 0 हो जाए, R 0 तो I भी 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास वेरिएशन आती है ग्रेविटेशनल फील्ड की ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। इस पे आती है ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। बड़ी अजीब सी वेरिएशन होती है इसकी। अगर आप वैसे ज्यादा काम का तो नहीं है, बट फिर भी अगर याद रख सको, किसी भी कंपटीशन पेपर में पूछ लिया जाए, तो कुछ ऐसी सी वेरिएशन आती है रिंग के लिए। पहले डिस्टेंस के साथ बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। ये R इक्वल्स टू R बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होता है। ये I वर्सेस R फॉर द एक्सिस ऑफ ए रिंग बना दो।
पॉइंट मास होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर ऑन द एक्सिस एट द सेंटर मैक्सिमम का है। इन चारों के फिर ग्राफ के साथ उसकी वेरिएशन। जल्दी करो थोड़ा। या मैं लिखने का समय दे दूंगा, एक टॉपिक हो रहा है वो और समझ लो। ओके सर, ठीक है। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है टॉपिक का नाम है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है उसको समझने के लिए जरा आए इस डेफिनेशन पे। टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये है एक मास कैपिटल M। इस मास से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया आपने, फाइनाइट डिस्टेंस पे, और एक और मास था स्मॉल m, ये रखा है इन्फिनिटी पे। कहां रखा है ये? इन्फिनिटी पे। सम्राट इन्फिनिटी पे रखने का मतलब है ये इसके फील्ड से बाहर था, ये इसके फील्ड से क्या था? बाहर था। तो तेरे को इसे उठा के लेके आना है इस पॉइंट पे। क्या करना है तेरे को? इसे उठा के लेके आना है किस पे? इस पॉइंट पे। मतलब इनिशियली द सेपरेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m इज नॉट देयर। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है नहीं है। किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आने का मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। गुड मॉर्निंग। तो है यस, इसको वहां से यहां तक लेके आना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। क्या लेके आना है? विदाउट एक्सेलरेशन। जैसे ही इसके फोर्स इसके फील्ड में आता तो फोर्स लगना था, फोर्स लगना था तो फोर्स क्या होता? अट्रैक्ट होता। तो ये क्या करता? एक्सेलरेट। बट एक्सेलरेट करता तो आपको तो एक्सेलरेट नहीं होने देना ना, आपको तो क्या करना है? कांस्टेंट स्पीड से लेके आना है। किससे लेके आना है? कांस्टेंट स्पीड। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। वो जो वर्क करना पड़ा ना, उस वर्क को तो बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है उसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो वर्क डन यूनिट मास के लिए जो करना पड़े ना, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लो आप मार्केट से 100 पेन लेके आए 1000 रुपए के, तो टोटल खर्चा कितना आया? 1000 रुपए। इस टोटल खर्चे को तो कहोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक पेन के लिए कितना खर्चा करना पड़ा? 10 रुपए। इस 10 को यहां कंपेयर करो तो क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इनिशियली देयर इज आइसोलेटेड मास, and now if you are taking this mass at a finite separation from this given mass, then it becomes a system, then it becomes a system। तो सिस्टम बनाने के लिए जो आपने काम किया ना, उस काम का नाम तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट मास के लिए जो काम होगा उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ आई बात? एंड मैथमेटिकली, चलो वहां भी चलते हैं, पहले डेफिनेशन समझ आ गई शायद। दिस इज वर्क डन बाय मास। और वर्क डन पार्टिकल को, उस मास को कहां से लेके आए हो? इन्फिनिटी से। कहां लेके आए हो? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास in taking the mass from infinite separation to a particular separation from the given mass। समझ आ गई है बात? पक्की बात है। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, इसकी यूनिट जो है वो जूल पर केजी होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? जूल पर केजी। और एक और बड़ी जरूरी सी बात है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्यों होगा ऑलवेज नेगेटिव? भाई अभी मैंने बताया ना कि आप उसको जब लेके आओगे तो जैसे ही ये फील्ड में आ जाएगा तो ये फील्ड उसके ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगाता, तो एक्सेलरेट नहीं होने देना है। तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा ना,
वो उसके मोशन के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अगेंस्ट। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है। ये चीज ये शो कर रही है कि इन दोनों के बीच का फोर्स, यम और स्मॉल यम के बीच का जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव नेचर का था। किस नेचर का था? अट्रैक्टिव। अरे क्लियर है बात? इट इज ऑलवेज ए नेगेटिव, और नेगेटिव होना अपने आप में क्या दर्शाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। इस बात को लिखना, ऑलवेज नेगेटिव। दिस पॉइंट शोज दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव। तो पहली बात इसकी डेफिनेशन, दूसरी बात इसका नेचर, तीसरी बात इसकी यूनिट, चौथी बात इसकी साइन कैसा है, पांचवी बात इसकी डायमेंशंस की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इसकी डायमेंशंस की। तो जूल वर्क होता था M1L2T-2। भाग में एक माँ जोड़ आ गया तो M से M गया, तो इसका मतलब M0L2T-2। ये क्या है? इसकी डायमेंशंस। क्या है इसकी डायमेंशंस? डायमेंशंस, नेगेटिव, यूनिट, नेचर, डेफिनेशन। हो जाएगा कि ना? इसके फार्मूले और सुनो। क्या सुनो? इसके फार्मूले। फिर वही फार्मूला, किसकी वजह से? एक पॉइंट मास की वजह से। अब V के फार्मूले, बकवास नहीं। किसी का दिमाग फट गया हो, इतना पट गए, साइड में रूम इसलिए बनवाए थे कि आराम से रेस्ट करता रहे वो बच्चा। तो पॉइंट मास की वजह से अगर आपको देखना हो तो -gm/r आता है बच्चों। अगर एक होलो स्फीयर की बात करें, किसकी बात करें? एक होलो स्फीयर। फिर वही 3 पॉइंट, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो पहला केस जब r से ज्यादा हो, r मतलब सेंटर से डिस्टेंस, कैपिटल R मतलब उसकी रेडियस, तो v आता है आपके पास -gm/r। अगर सरफेस की बात करें, r = r हो जाए तो v आता है -gm/R। और अगर प्यारे बच्चों इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में वही वैल्यू होगी जो सरफेस पे थी, -gm/r। ये सरफेस, ये आउटसाइड, ये इनसाइड। इनसाइड में वही वैल्यू होगी जो सरफेस पे होगी। होलो स्फीयर ग्राफिकल वेरिएशन देखते तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती वो चीज, अर्थात ऐसा कुछ हमेशा नेगेटिव है। मैं होलो स्फीयर के लिए ड्रॉ कर रहा हूं तो इनसाइड तक तो क्या होता? उतना ही जितना सरफेस पे है, उसके बाद उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेगेटिव है इसलिए मैंने बिलो ओरिजिन ड्रॉ किया है इसको। ये V वर्सेस R का ग्राफ है। इनसाइड में और सरफेस पे वैल्यू सेम रहती है, कितनी? -gm/r। उसके बाद R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही अगर पॉइंट मास के लिए ग्राफ ड्रॉ करना होता तो ये वैल्यू आती। V वर्सेस R का ग्राफ है पॉइंट मास के लिए, और ये किसके लिए है? होलो स्फीयर के लिए। उसके बाद आ जाए सॉलिड स्फीयर के लिए। किसके लिए आ जाए? सॉलिड स्फीयर। तो आउटसाइड और सरफेस तो सेम फार्मूला आएगा, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट मास। हाँ, उसमें चेंज हो जाएगा फार्मूला। इनसाइड के लिए थोड़ा सा अलग आएगा, और क्या है वो थोड़ा सा अलग, मैं लिख देता हूं। सॉलिड स्फीयर 3 केस, R से बड़ा हो तो V आउटसाइड आता है -gm/r। इनसाइड सरफेस पे बात करें तो V सरफेस आता है -gm/R। हाँ, अब इनसाइड की जब बात करेगा वो, किसकी बात करेगा? इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर की, तो मनदीप उसका फार्मूला आ जाएगा -gm
इंटू 3r² माइनस r² 2r³। ये बड़ा सा फार्मूला है इनसाइड के लिए। सेंटर पे अगर पहुंच जाता ना तो सेंटर का मतलब ये r 0 हो जाए। इस r को 0 रखते ना तो आपकी वैल्यू आ जाती फॉर सेंटर 3/2 माइनस का साइन तो रहना ही है gm/r। मतलब जितना सरफेस पे है ना सरफेस वाले का 3/2 टाइम्स हो जाता है। सॉलिड सफियर में और लो सफियर में तो इनसाइड और सरफेस पे बराबर था, सेंटर पे भी वही आना था वहां तो जितना सरफेस पे है। बट सॉलिड सफियर में ऐसा नहीं है, आउटसाइड में अलग है, सरफेस पे अलग है, इनसाइड में अलग है, और सेंटर पे जो वैल्यू है ना वो सरफेस वाले की 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है। तो ये पॉइंट मास के लिए, पोलो सफियर के लिए, और एक इसके लिए था सॉलिड सफियर के लिए। उम्मीद करूं कि आप ये फार्मूले याद रखोगे। अगर रिंग की एक्सिस पे बात करें, क्योंकि वहां हमने वो पॉइंट लिया था, तो ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पे, तो आपका V का फार्मूला हो जाता है -gm/√r² + r²। ये फार्मूला आ जाता है ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग -gm/√r² + r²। ये सारे फार्मूले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। इसके एक सबसे जरूरी बात और है, और वो जरूरी बात ये है कि इसकी रिलेशन बिटवीन I एंड V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की आपस में रिलेशन, दोनों की रिलेशन ये होती है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो -dV/dr होती है। माइनस मतलब नेगेटिव, और dV/dr का मतलब फिजिक्स में कभी भी कोई क्वांटिटी की वेरिएशन डिस्टेंस के साथ हो तो उसको उसका ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? ग्रेडियंट। फोर्स बाय डिस्टेंस कह दे तो फोर्स ग्रेडियंट, वर्क बाय डिस्टेंस कह दे तो वर्क ग्रेडियंट। ऐसे ये पोटेंशियल बाय डिस्टेंस है तो क्या कहोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज ए नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करता हो तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, आई आ जाएगा। बंद हो गए? बैटरी लो चल रही है। तो ये रिलेशन है I और V के बीच में। I इज ए नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये अपना दो टॉपिक थे, एक नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड और एक का नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उससे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक छोटा सा इफेक्ट पड़ा था, इफेक्ट ऑफ ए रोटेशन। क्या था? इफेक्ट ऑफ ए रोटेशन। अब जितना लिखना रहता है वो लिख लीजिए, पीछे कर लीजिए, आराम से लिख लेंगे सब वीडियो में। हाँ बिल्कुल, बहुत होशियार है। थैंक यू सर। यहाँ से लिखना था ना? हाँ सर। ओके।